सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का आपको फौरन पता चल जाए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की चैप्टर नंबर 16 से रिलेटेड। हमारे पास सबसे पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग है 16.4 एसी थ्रू अ कैपेसिटर। ये अगर आप देखें तो लाहौर बोर्ड के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो बाकी हमारे पास आते हैं बोर्ड्स, उनके लिए ये हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम 16.9 की बात करें तो ये हमारा सीरीज रेजोनेंट सर्किट है। ये हर बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लाहौर बोर्ड में भी ये 2017 में आ चुका है। आई होप सो कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। 16 चैप्टर से हमारे पास टॉपिक है एसी थ्रू अ कैपेसिटर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी तमाम बोर्ड्स के लिए। अगर इससे देखा जाए तो लाहौर बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पूछा जाता है, लेकिन अगर बाकी बोर्ड्स की बात की जाए जिस तरह बहावलपुर है, डेरा गाजी खान है, तो उसमें ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन में। अगर हम देखें तो हमें बताना ये है कि राइट अ नोट ऑन एसी थ्रू कैपेसिटर। जस्ट आपको एक नोट की तरह लिखना है कि अगर आप कैपेसिटर के अंदर से एसी करंट पास आउट करना चाहते हो तो किस तरह के हमारे पास कंडीशंस आएंगी। क्या एसी जो है वो कैपेसिटर से पास कर सकता है या नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो किस तरह से करंट और वोल्टेज का आप फेजर डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, तो अब आपने सबसे पहले बताया कि जो एसी करंट है वो फ्लो कर सकता है एसी सर्किट के अंदर से कंटेनिंग कैपेसिटर, बिकॉज कैपेसिटर प्लेट चार्ज एंड डिस्चार्ज कंटिन्यूसली। सो हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक सर्किट बना लेते हैं, एसी सर्किट, जो ऑल्टरनेटिंग करंट को अपने अंदर से पास आउट होने देता है। उस एसी करंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैपेसिटर प्लेट ज़रूर हो, क्योंकि हम यही तो बता रहे हैं कि एसी थ्रू कैपेसिटर यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट कैपेसिटर से गुजर सकता है। तो अब हम लोगों का कैपेसिटर होना ज़रूरी है। कैपेसिटर जब यहाँ पे मौजूद होगा तो फिर हम कह रहे हैं कि कैपेसिटर कंटिन्यूसली चार्ज और डिस्चार्ज जो है वो होता रहता है, जिसकी वजह से एसी करंट उसमें अच्छे से पास कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अगर आप डायरेक्ट करंट की बात करें तो कैपेसिटर ये इस तरह से है। डायरेक्ट करंट में सिर्फ हमारे पास एक फेज आ रहा होता है, लाइक अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। अब होता क्या है कि आपके पास जो ये हमारे कैपेसिटर की प्लेट्स है, अगर आप इसको डीसी सोर्स से करंट प्रोवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ एक दफ़ा आया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज। अब जब आ गया, नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि यहाँ पे अब जब हमारा नेक्स्ट यूँ इस तरह से ऑल्टरनेटिंग करंट का नेक्स्ट लूप डायरेक्ट करंट का नेक्स्ट लूप आएगा तो यहाँ तक ऑलरेडी पॉजिटिव नेगेटिव हो चुके हैं। अगेन इस वाले ने पॉजिटिव नेगेटिव ही बनाना था, तो यहाँ पे जब मौजूद है पहले से ही चार्जेस मौजूद हैं तो मज़ीद चार्जेस को ये पास नहीं होने देगा, मज़ीद चार्जेस को यहाँ पे स्टोर नहीं होने देगा। लेकिन अगर आप ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। सो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए यहाँ पे प्लस चार्ज आया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। जैसे ये आ गया, कैपेसिटर ने डिस्चार्ज किया, तो अब इन क्या होगा कि ये पोलैरिटी चेंज हो रही है। पोलैरिटी चेंज होने का मतलब है कि अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसकी वजह से कैपेसिटर में डिस्चार्जिंग का प्रोसेस होता है। अदरवाइज अगर हम डायरेक्ट करंट ले लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया, अब वो ब्लॉक हो चुका है, अब उसमें से मज़ीद करंट पास नहीं कर सकता। सो डीसी करंट जो है उसको हम ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं समझते जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट में चूंकि हमारी पोलैरिटीज चेंज हो रही होती है तो पोलैरिटी में पॉजिटिव हाफ की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव आया। अब जब ये चार्जिंग होगी, डिस्चार्जिंग में क्या हुआ, पोलैरिटी चेंज हुई तो डिस्चार्जिंग होगी, अदरवाइज वो ब्लॉक हो जाएगा। हमने यहाँ तक बात की तो कंटिन्यूसली चार्जिंग और डिस्चार्जिंग किस बिहाफ पे हो रही है, एसी करंट की वजह से। इट मीन्स कि अब हम लोग काफ़ी हद तक ये बता सकते हैं कि एसी सर्किट अगर हम लोग लेते हैं और उसमें कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट किस तरह बिहेव करेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए अब हम लोग सर्किट को कंसीडर कर लेते हैं। एक बल्ब लिया है जिसको कनेक्ट कर दिया विद अ कैपेसिटर इन अ बैटरी सोर्स एंड स्विच, ठीक है, और सब कुछ आपको क्या लग रहा है, सीरीज़ के अंदर। सो सीरीज़ में हम लोगों ने कनेक्शन किया और पावर जो है वो बहुत लो पावर का है, बल्ब जो है वो लो पावर का है, ज़्यादा हम लोगों ने पावर को इस्तेमाल नहीं किया। बल्ब इज कनेक्टेड इन सीरीज विद 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। अब चूंकि इसकी पावर कम थी, हम इसको बहुत ज़्यादा करंट तो प्रोवाइड नहीं कर सकते ना, सो लो पावर बल्ब के लिए हम लोगों ने 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर इस्तेमाल कर लिया, वो भी हमारे लिए काफ़ी है।
और ये सब कुछ सीरीज में कनेक्ट हुए। जैसे ही हम लोग इस स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या होगा कि करंट जो है अब फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, और इस करंट के फ्लो करने से अब यहाँ तक हमारा बल्ब गया, यहाँ पे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस हुआ, देन ये बल्ब जो है वो ग्लो करता रहेगा, क्योंकि हमारे जो कैपेसिटर है वो किसी भी चीज़ को, किसी भी अप्लायंसेस को फ़ौरन से अपनी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की मदद से उसको ग्लो करने में हेल्प करता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड नहीं कर रहे, कैपेसिटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक दफ़ा तो बल्ब ग्लो करेगा और ग्लो करने के बाद रुक जाएगा, उसके बाद वो ग्लो नहीं कर पाएगा। तो एसी ने क्या किया कि एसी यहाँ से अपने अंदर चार्ज स्टोर करता है, पीछे से जितना भी चार्ज आया उसको स्टोर किया, देन साथ ही डिस्चार्जिंग में फ़ौरन से इस बल्ब को सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, फिर फ़ौरन से चार्ज हुआ। जितनी देर में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस होता है ये बल्ब कंटिन्यूसली जो है वो ग्लो करता रहता है, इसके ग्लो में कोई भी कमी बेशी नहीं आती। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे कि किस तरह से हम इनको ग्राफ के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। तो एसी कैपेसिटर में सबसे इम्पॉर्टेंट है ये ग्राफ, जिसको आपको बताना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसी से नेक्स्ट फर्दर हम ये बता सकते हैं कि जो हमारे पास चार्जेस हैं या वोल्टेजेस हैं वो किस तरह से इक्वेशन में फिट हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, यहाँ हमारे पास एक कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर को अभी हम लोगों ने बताया कि कैपेसिटर के प्लेट्स के ऊपर तब हम लोग मैक्सिमम चार्जेस को स्टोर करवा सकते हैं जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस उतना हो जाए जितना इस बैटरी का है। ये चार्ज तब तक होता रहता है जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होता। जैसे ये हो जाता है, इक्वल हो जाता है, देन हमारे कैपेसिटर की चार्जिंग ख़त्म हो जाती है एंड देन वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। हुआ क्या, अभी जब हम लोगों ने जस्ट स्विच को क्लोज किया, स्विच क्लोज करने पे यहाँ से बैटरी से अब जो सप्लाई गई और करंट यहाँ से मूव किया, तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट आ रहा है। क्यों मैक्सिमम करंट आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने अभी बात की कि जब वोल्टेजेस आएंगे तो तब वो डिफरेंस जो है वो करंट को अपोज करना शुरू करेगा, करंट को कम से कम अपने ऊपर डिपॉजिट होने देगा या अपने अंदर से पास होने देगा। लेकिन अभी जब कोई अपोजिशन नहीं लग रही, कुछ भी वोल्टेज का या पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद नहीं है, तो मैक्सिमम करंट यहाँ पे पहुँच गया। अब जब पहुँच गया इट मीन्स के आई जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस अभी बिल्कुल अप्लाई किया है। तो अब हमारे पास यहाँ पे इस टाइम ये मैक्सिमम है। उसके बाद जैसे जैसे अब थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, लेट सपोज यहाँ पे हम कह लेते हैं 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब यहाँ पे भी 5 वोल्ट जब तक नहीं होगा करंट पास होता रहेगा। अब यहाँ पे आ गया 1 वोल्ट। अब जब 1 वोल्ट ऑलरेडी आ चुका है तो करंट थोड़ा कम पास होगा, फिर 2 वोल्ट हो गया, करंट थोड़ा कम, 3, 4, 5। जैसे 5 वोल्ट ये दोनों बराबर हो गए, करंट फ्लो करना बंद कर देगा। इट मीन्स कि हमारे पास क्या रिलेशन आ रहा है कि जब पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, डिफरेंस हमारे पास ज़्यादा होता जा रहा है, करंट की वैल्यू कम होती जा रही है। तो हमारे पास अब इससे रिलेटेड क्या आया, यहाँ से बेसिकली हम लोग अगर करंट की बात कर रहे हैं तो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं और ये बैटरी बेसिकली चार्जेस को उस टाइम के अंदर फ्लो करने में हेल्प कर रही है। तो इसको अगर हम लोगों ने एक्सप्लेन करना हो तो क्या बनेगा हमारे पास कि वोल्टेजेस जो पहले 0 पे थे, ऑलमोस्ट 0 है, मैक्सिमम करंट शो हो रहा था उस टाइम पे कि फौरन से उसके ऊपर चला गया कैपेसिटर के ऊपर। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे यहाँ से ये डिफरेंस बढ़ता जा रहा है मैक्सिमम पॉइंट तक, तो हमारे करंट की वैल्यू कम होती जा रही है। कम होने के बाद अब जब ये वोल्टेजेस कम होने शुरू हुए इस हाफ प्रोसेस में, तो इसका रिवर्स आ गया और करंट मजीद नेगेटिव पीक पे चला गया। जब यहाँ पे वोल्टेजेस नेगेटिव पीक पे आए तो करंट इंक्रीज होना शुरू हुआ इतना कि वो 0 तक पहुंचा और फिर उसके बाद इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो करंट है वो मैक्सिमम कब होता है, जब आपके पास वोल्टेजेस बिल्कुल 0 है। अभी वोल्टेज आपने प्रोवाइड ही किया, अभी कोई डिफरेंस नहीं आया, बेसिकली हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारे पास जो करंट है वो मैक्सिमम यहाँ पे फ्लो कर रहा होगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इस टाइम करंट लीड कर रहा है इन वोल्टेजेस से, ठीक है। तो करंट लीड करने का मतलब है कि करंट बाजी ले गया। करंट अगर बाजी ले गया है, हम इसको फेजर डायग्राम में किस तरह से बना सकते हैं कि करंट इधर
वोल्टेजेस हमारे इधर और इनमें 90 डिग्री का एंगल। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें कि π/2 का डिफरेंस आ रहा है, हम करते हैं ना कि ये वेव है और ये 0, ये π/2, देन अब फर्दर हमारे पास आता रहता है। तो हम लोग इसी को लेके अगर यहाँ पे बताएं, ये पूरा हमारे 360 तक जाना है 2π तक। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम पे π/2 आ गया, जिसका ये मकसद है कि जब हमारे पास वोल्टेजेस 0 थे तो करंट मैक्सिमम यानी कि π/2 90 डिग्री से लीड कर रहा था। इसको दूसरी तरह भी बनाया जा सकता है कि ये हमारा करंट है और ये वोल्टेजेस लैग कर रहे हैं, तो इसको इस तरह से भी इस डायग्राम को बनाया जा सकता है। अब ये बनाने के बाद हमें क्या आइडिया हो चुका है कि हम लोगों ने इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख के देन आना है कि इसकी इक्वेशन क्या हो सकती है। इक्वेशन में देखें, हमारा करंट जो यहाँ पे मौजूद है, अगर हम लोग कैपेसिटर के हवाले से बात करें तो उसकी क्या आती है इक्वेशन, Q = CV। हम सारा का सारा कैपेसिटर पे काम करें ना, यही देखा कि कैपेसिटर पे वोल्टेजेस कितने थे तब करंट कितना था, पोटेंशियल डिफरेंस और कितना पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ तो करंट ज़्यादा हो गया, या पोटेंशियल डिफरेंस में चेंजेस की वजह से करंट किस तरह से आ जाएगा। तो अभी हम लोगों ने उसी की इक्वेशन को लिया, Q = CV। कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर विल रिमेन कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सर्किट। ठीक है, अगर हम लोगों ने एक सर्किट के अंदर 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा दिया है तो हम उसको बार बार चेंज नहीं करें, इट मीन्स कैपेसिटेंस सेम रही। सिर्फ चेंज क्या हो सकता है, ये V वोल्टेजेस। अब वोल्टेजेस भी क्या कर रहे हैं कि समटाइम ये कुछ और एंगल बना रहे हैं, ठीक है, फिर कुछ और एंगल बना रहे हैं, तो हर पॉइंट पे ये अपना कुछ और एंगल शो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे खाली V लिखना अच्छा नहीं होगा, हम लोग क्या कर लेते हैं, हम इसके साथ इसका वो कंपोनेंट चेक कर लेते हैं जो इसके एंगल को भी एक्सप्लेन कर सके। तो अब हमारा सारा का सारा काम है कि हम इस इक्वेशन को किसी तरह सेट करके AC थ्रू कैपेसिटर के लिए एक इक्वेशन को सेट कर दें, ताकि अगर हमें कभी भी कोई वैल्यू निकालनी हो तो हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करें और अपनी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। इस पूरे अगर हम डायग्राम में देखें तो हमारे पास जो पीक वैल्यूज आ रही हैं इस वोल्टेजेस की वो सेम है, V0 यहाँ पे सेम, यहाँ पे सेम। अगर हम नेगेटिव हाफ पे भी चले जाएं तो ये भी ऑलमोस्ट सेम है। इट मीन्स कि हमारे पास V0 जो उसकी पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेजेस की आ रही है वो सेम रहती जा रही है। कर्व व्यू नहीं है कि सम टाइम बहुत पीक पे चला गया फिर कम गया फिर कम, इस तरह से कुछ नहीं है, बल्कि बराबर है। जब ये बराबर है तो हमने कहा कि ये V0 भी तो अब कांस्टेंट हो गया, लेकिन बाकी जगहों पे इसका जो एंगल है वो चेंज हो रहा है। ये कभी पॉजिटिव हाफ साइकिल में है, कभी नेगेटिव हाफ साइकिल में है, कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है। तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाता है, साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और साइन हमारे पास उसके लिए आ जाएगा क्योंकि ये y के साथ, y एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा। तो अब हम लोगों ने इस v की जगह सिंपली V0 साइन ओमेगा टी पुट कर दिया। इससे पता चला कि c भी कांस्टेंट है, V0 भी कांस्टेंट है। सिर्फ चेंजिंग कहाँ पे आ सकती है, इस एंगल में साइन ओमेगा टी में, कि बार बार वो जो अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा है, टाइम पीरियड चेंज हो रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो उसमें हमारे पास एंगल का चेंज आ सकता है। अगर अब AC के थ्रू अ कैपेसिटर के लिए कोई भी हमें इक्वेशन यूज़ करनी होगी, हम Q = CV ये वाला एक्सप्रेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट करंट के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर हमें अल्टरनेटिंग करंट के लिए करना है तो हम इस एक्सप्रेशन को ज़्यादा तरजीह देंगे। तो हमारा मेन मकसद इसमें 3 सिर्फ पॉइंट्स को बताना है इस पूरे टॉपिक में। चूंकि ये नोट के तौर पे कहा गया है तो नोट बड़ा एक स्पेसिफिक सा हो जाता है कि आपने पैराग्राफ कुछ लिखना है, इस तरह नहीं करना। 3 में इसको डिवाइड करें, 3 मेन कैटेगरीज में, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कि जिस तरह अभी हम लोगों ने स्टार्ट में किया था, बल्ब लगाया और उस तरह से एक्सप्लेन। देन आपके पास आ जाती है इसकी कर्व के बाद आपका ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इस सर्किट में कौन सी चीज़ लीड करी है और कौन सी लैग करी है। ये आपका पूरा का पूरा कर्व में कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन आपने इसकी थर्ड जो चीज़ लिखनी है वो है इसकी ये इक्वेशन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप लोग रिएक्टेंस के बारे में बताना चाहते हैं कि किसी भी अगर हम लोग ये सर्किट ले रहे हैं AC थ्रू अ कैपेसिटर, तो इसकी रिएक्टेंस किस तरह से लिख सकते हैं, तो उसको भी हम शो कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ जाता है, एक
इक्वेशन आ जाएगी जिसकी मदद से हम उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे। रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर के बारे में अगर बात करें तो उसी तरह से है कि हमारे पास रिएक्टेंस क्या होती है, ओपोजिशन, कोई चीज़ जो अपोज करना चाह रही हो। तो हमारे पास रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, द ओपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू फ्लो एसी, यानी कि एसी के रास्ते में जितनी भी रुकावट आ रही होगी हम उसे कहेंगे कि ये रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर है। इसको डिनोट किया जाता है एक्स सी से, कि ये हमें बता रही है रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। नो डाउट हम बाकी चीज़ों में रेजिस्टर के केस में इसको आर से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन अगर हम लोग कैपेसिटर के केस में करें तो एक्स सी से रिप्रेजेंट कर देंगे। उसी तरह से ओहम लॉ अब हमारे पास क्या बताता है, V इक्वल्स टू आई आर, और ये आर क्या है, ये रेजिस्टेंस है बेसिकली। हम अगर इसको सेपरेट करें तो क्या आ जाता है, V ओवर आई। यही चीज़ क्योंकि हमारे पास ओपोजिशन ही है ना रिएक्टेंस, तो हम उसी तरह से लिखेंगे कि अगर V ओवर आई को डिवाइड करते हैं तो वो मस्ट बी इक्वल टू द कैपेसिटेंस ऑफ द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। और अब अगर देखें तो V ओवर आई ही है। अगेन हम लोग बात करें रेजिस्टेंस की ही, तो क्या इसके यूनिट होंगे, ओहम ही यूनिट होंगे। यहाँ पे RMS लिखने का क्या मकसद है कि हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को ले रहे हैं, एक ऐसी वैल्यू जो पूरी इक्वेशन के लिए इफेक्टिव होगी। अब ऐसा है हमारे पास कि बार बार पीक्स समटाइम पॉजिटिव हाफ साइकिल पे जा रही है, समटाइम नेगेटिव हाफ साइकिल की पीक वैल्यू पे जा रही है। इसी तरह फिर पीक वैल्यू पॉजिटिव की, फिर पीक वैल्यू नेगेटिव की। अब हमारे पास पूरी वेव के अंदर बार बार पॉजिटिव वाली पीक वैल्यूज आ रही हैं, नो डाउट ऊपर वाली अगर सेम है, इसी तरह नीचे से भी पीक वैल्यू आ रही हैं। तो हमने अगर उनको इफेक्टिव बनाना है, हम क्या ले लेते हैं, उनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, उसका मीन निकाल के। तो हमारे पास ये क्या कहलाता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सॉरी हमारे पास ये वोल्टेज है तो यहाँ पे वोल्टेज आ जाएंगे, और इसी तरह अगर करंट है तो करंट आ जाएगा। लेकिन ये हमारे पास पूरी वेव की इफेक्टिव वैल्यू आ जाएगी कि ये आपकी इफेक्टिव वैल्यू है, इस पे अगर आप काम करते हो तो इतना वोल्टेज आ सकता है, इस पे अगर काम करते हो तो इट मीन्स कि इतना करंट उसमें से पास कर सकता है। तो ये था हमारा रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, और इस पूरे को अटेम्प्ट करने के बाद आपके पूरे 5 नंबर आ सकते हैं। टॉपिक नंबर 16.9 यानी कि सीरीज रेजोनेंट सर्किट है हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस लिहाज से, हमारे लॉन्ग के लिहाज से। और ये बोर्ड में 2017 में भी अभी लाहौर बोर्ड में पूछा गया है, बाकी बोर्ड में भी बहुत बार रिपीट होता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, डिस्क्राइब सीरीज रेजोनेंट सर्किट। आपने डिस्क्राइब करना है कि सीरीज रेजोनेंट सर्किट क्या होता है। फाइंड फॉर्मूला फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी है, क्या है, उसका फॉर्मूला डिराइव करें। एंड राइट इट्स प्रॉपर्टीज, और उसकी खसूसियात क्या होंगी, आपने उसको डिफाइन करना है, उसको राइट डाउन करना है। सबसे पहले पोर्शन से हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि सीरीज रेजोनेंट सर्किट क्या होगा। सीरीज से मतलब हमें पता चल रहा है कि हम लोगों ने तमाम चीज़ों को जो भी लेंगे उसको सीरीज में कनेक्ट करना है। रेजोनेंस सर्किट अब हम लोग बनाने वाले हैं। बेसिकली ये हमारे पास क्या होता है कि हम लोग रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर को तीनों को एक ही सर्किट में ज्वाइन कर देते हैं इन सीरीज। किस तरह से, ये हमारे पास RLC, तो बेसिकली RLC सर्किट हमारा एक रेजोनेंस सर्किट कहलाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा हर एक के ऊपर रेजिस्टेंस मौजूद है, और यहाँ से हमने इसको बैटरी वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड किए हुए हैं। तो हमारा सीरीज रेजोनेंट सर्किट में पहला पॉइंट क्या आ जाएगा कि हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है एक RLC सर्किट को, जिसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी बार बार चेंज हो रही है। किस तरह से, अभी हम लोगों ने बताया, क्योंकि ये एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हर पॉइंट पे चेंज हो रही होगी। नेक्स्ट हमने कहा कि अगर हम लोग इसमें सिर्फ अभी चीज़ों को गौर करना शुरू करें तो दो तरह के सर्किट हम लोग पहले वाले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं, एक था RC सर्किट और एक था RL सर्किट। उनके लिहाज से हम क्या ग्राफिकल तज्जिया निकाल सकते हैं उसको हम देखेंगे। हमने कहा कि RC सर्किट में R जो था वो लीड कर रहा था कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर से। क्या अब मतलब है कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टर की रेजिस्टेंस लीड करती है कैपेसिटर की रेजिस्टेंस, यानी कि जिसको हम रिएक्टेंस का नाम देते हैं उससे। कितने एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे। तो हमारे पास क्या फेजर डायग्राम बनती है कि R लीड कर रहा है, जबकि हमारा जो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर है वो लैग कर रहा है। इसी तरह हमने कहा चूंकि इसमें एक RL सर्किट बन रहा है, एक RL बन जाता है और RC सर्किट। तो अगर हम RL सर्किट को देखें, उसमें R यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो लैग करती है बाय द 90 डिग्री, किससे, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर से। अगर इन दोनों को देखा जाए
अब हमने क्या कर दिया, हमने इनको कंबाइन कर दिया। कंबाइन करके क्या बनाया है, एक RLC सर्किट। जब कंबाइन किया गया तो अब हमारे पास इन दोनों ग्राफ को, फेजर डायग्राम्स को अगर हम लोग कंबाइन करें तो क्या इफेक्ट आ रहा है। देखिए R ये सेम प्लेस पे है, तो ये हम लोग इसी लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये हमारा है R, ठीक है। R तो चेंज नहीं हो रहा, वही X है। अब डाउनवर्ड क्या आ रही है, XC, यानी कि रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, और लीड क्या कर रहा है, अगर हम लोग देखें तो ये XL जो है वो हमारे पास इस तरह से आ रहा है। तो दोनों चीज़ें हमें अब पता चल गई किस तरह से ये 90 डिग्री के एंगल से। अगेन यहाँ पे चेक करें, XL लीड कर रहा था 90 डिग्री से R से, तो क्या हो गया, XL अभी भी लीड कर रहा है 90 डिग्री से, और वो किससे, रेजिस्टर से, ठीक है। इसी तरह अब अगर हम लोग इस वाले केस में देखें तो R लीड कर रहा था कि 90 डिग्री के एंगल पे, अगेन 90 डिग्री का एंगल, और किससे लीड कर रहा था, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर पे। तो ओवरऑल जो हमारी फेजर डायग्राम बनेगी अब वो इस टाइम पे क्या होगी, ये वाली होगी। अब हम इसको नीट करके बनाते हैं ताकि हमें बाकी इक्वेशंस वगैरह को लिखने में भी आसानी हो। सो ये हमारी वो डायग्राम है, फेजर डायग्राम, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि अगर हम लोग इसमें कोई चेंजिंग करें, कोई चीज़ कम या ज़्यादा करें, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम सिर्फ RC या RL सर्किट, इसी सर्किट को बना दें। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हमने बताया जब फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स बहुत ज़्यादा स्मॉल ले ली जाए, जो हम लोग यहाँ से वोल्टेजेस प्रोवाइड करें, इसकी फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग कम कर दें तो क्या होगा कि हमारे पास जो XC होता है वो किसके बराबर है, 1/ωc, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी कम है, डिनोमिनेटर में है, तो इससे क्या इन्वर्स रिलेशन हो गया, ठीक है। हमारे पास जो कैपेसिटेंस, यहाँ पे रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर है, इससे इन्वर्स रिलेशन होने का मतलब क्या है कि जितनी इस ओमेगा की वैल्यू कम होगी, XC उतना इंक्रीज कर जाएगा एज कम्पेयर टू द XL, यानी कि इंडक्टर की कैपेसिटेंस से, इंडक्टर की रिएक्टेंस से। क्यों, क्योंकि हमारे पास देखें ये XL इक्वल्स टू ωL है। अगर इसका डायरेक्ट रिलेशन है इसके साथ, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, तो ओमेगा जितना कम होगा XL की वैल्यू भी उतनी कम हो जाएगी। तो इस केस में हमारी जो कैपेसिटेंस है वो डोमिनेट कर जाएगी, और ये सर्किट, यही वाला सर्किट सिर्फ RC सर्किट की तरह बिहेव करेगा। सो सिर्फ दो अपने फॉर्मूलाज को याद रखना है, कौन से दो, XC और XL का। XC का क्या है, 1/ωc, वेयर XL का क्या है, ωL। तो इस ओमेगा को अगर आप कम कर देते हो तो ये आपका MCQ पे बन जाता है कि लोअर फ्रीक्वेंसी पे आपका ये जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट है वो किस सर्किट की तरह बिहेव करेगा, वो RC सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इसी का अगर हम इन्वर्स कर दें, इन्वर्स करने का क्या मतलब है कि अगर हम लोग अब हायर फ्रीक्वेंसी की बात करें, हायर फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, हायर फ्रीक्वेंसी, तो डायरेक्ट रिलेशन होने की वजह से जितनी ओमेगा ज़्यादा उतना XL ज़्यादा। इट मीन्स कि अब इस टाइम पे हमारा ये जो XL है वो ज़्यादा वैल्यू शो करेगा एज कम्पेयर टू XC। क्यों, क्योंकि अगर इसकी हायर वैल्यू हो जाती है तो XC उतना कम हो जाएगा। उस केस में हमारे पास जो सर्किट बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, RL सर्किट। सो फॉर हायर फ्रीक्वेंसी आपका RL सर्किट बनता है, और एट अ लोअर फ्रीक्वेंसी या स्मॉलर फ्रीक्वेंसी आपका RC सर्किट बन जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हमारा मकसद ये है कि हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का पता लगाएं, क्योंकि हम लोग बता चुके हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट क्या है, कौन कौन से उसमें हमारे पास फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह की फेजर डायग्राम्स बनती हैं, और उनमें फ्रीक्वेंसी का क्या रद्द अमल है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अब हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि ये क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एंड देन हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। अब हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह से बता सकते हैं। पहली बात है कि जो ये फ्रीक्वेंसी है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये हमारे पास सिंपल लीनियर फ्रीक्वेंसी है, हमें उसके बारे में बताना है। क्यों ऐसे हमारे पास आएगी, अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। तो हमने कहा कि एक हमने हायर फ्रीक्वेंसी की बात कर ली, एक हमने लोअर फ्रीक्वेंसी की बात कर ली। हायर फ्रीक्वेंसी पे पूरा का पूरा सर्किट RL के तौर पे बिहेव कर रहा था, जबकि लोअर फ्रीक्वेंसी पे हमारा पूरा सर्किट RC के तौर पे बिहेव कर रहा था। लेकिन अगर इन दोनों के इन बिटवीन कोई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आए तो क्या कंडीशन हो सकती है। हमने कहा कि इन बिटवीन लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी देयर विल बी अ फ्रीक्वेंसी ओमेगा R, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट विच
एक्स एल और एक्स सी बराबर हो जाएंगे। अब ये नहीं हम कह रहे कि ये लीड कर रहा है ये लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बराबर हो जाएगी। उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, एक्स एल बराबर है एक्स सी के। ये वाली कंडीशन हमारी रेजोनेंस कंडीशन कहलाती है। रेजोनेंस बेसिकली होता क्या है कि अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी देख रहे हो और नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ अगर वो मैच कर जाती है तो हम उसको रेजोनेंस का फिनोमेना कहते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज कैसे मैच कर रही हैं कि हमारे जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसकी और कैपेसिटिव की दोनों की जो हमारे पास रिएक्टेंस की क्या हो गई है, वैल्यूज बराबर हो गई हैं, तो हम उस टाइम पे इसको कहेंगे कि ये हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। दस एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंडक्टिव रेजोनेंस बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बात की, अभी जिस तरह हम लोग पहले फेजर डायग्राम में बता रहे थे कि ये एक्स सी था और ये एक्स एल और एक्स सी और ये हमारे पास है आर। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये भी इसकी फ्रीक्वेंसी भी बराबर हो चुकी है और इसकी भी बराबर हो चुकी है, साथ ही साथ कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये लीड कर रहा है और ये लैग कर रहा हुआ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि अगर ये दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और सिर्फ एक चीज़ बचेगी विच विल बी आर, रेजिस्टेंस सिर्फ बचेगा हमारे पास। तो हमने क्या बताया कि ये चूंकि इक्वल और ऑपोजिट हो रहे हैं तो उसकी वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो हमने कहा यहाँ पे क्यों ना कोई एक वैल्यू प्लेस करके देख लें। एक्सएल की वैल्यू क्या है, ओमेगा आर, क्यों लिखा, रेजोनेंस का हम चूंकि फिनोमेना डिस्कस कर रहे हैं, एल एज इट इज इक्वल टू एक्स सी में भी हम लोग क्या बता रहे हैं, चूंकि रेजोनेंस को डिस्कस कर रहे हैं तो ओमेगा आर सी ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। अब ओमेगा आर यहाँ पे भी है, ओमेगा आर यहाँ पे भी है, अगर हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा आर स्क्वायर। जबकि अगर एल जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसको दूसरी साइड पे ले आए तो ये डिवीजन में आ जाएगा। तो ये हमारे पास कंडीशन बन जाएगी ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/L C। हम सिर्फ इस ओमेगा का स्क्वायर नहीं, ओमेगा को लेना चाह रहे हैं, इसको जब हम ख़त्म करेंगे यानी कि इसका स्क्वायर रूट लिया जाएगा दोनों साइड्स पे तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√L C। ये अभी हम लोग ओमेगा की बात कर रहे हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सिंपल एफ से डिनोट करना चाह रहे हैं, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास इस कंडीशन पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बची है और वो है रेजिस्टेंस। उसी की ओपोजिशन है, उसी का हर चीज़ है, तो उसके लिए हमारे पास जो वोल्टेज और करंट है वो इन फेज हो जाते हैं और हम उसको फ्रीक्वेंसी लीनियर फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं। तो इस केस में अगर हम लोग एफ आर को लिखेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर देखा जाए कि ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई एफ के बराबर होता है। हमें इस एफ को साइड पे करना है, तो एफ को अगर हम साइड पे करें क्या बन जाएगा, ओमेगा ओवर 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यानी कि ओमेगा आर, और वो क्या है 1/√L C और 2 पाई एज इट इज आ गया। इट मीन्स जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है इट मस्ट बी इक्वल टू 1/2 पाई√L C। यहाँ तक अभी हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को निकाल चुके हैं। सो हमारा यहाँ तक का पोर्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज़ को लिखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ही ये बताई गई कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला ये है जो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि जी इम्पीडेंस ऑफ सर्किट इज ओनली रेजिस्टिव, सो द वोल्टेज एंड द करंट विल बी इन फेज एंड पावर फैक्टर इज 1। इसको हम समझते हैं कि क्या कहा गया है। हमने बताया कि ये जो बराबर हो गई हैं, ठीक है, एक्स एल बराबर है एक्स सी के बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो हमने उसके बाद कहा कि ये दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देंगी, एक दूसरे को कैंसिल करके सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देंगी, रेजिस्टेंस की रिएक्टेंस पे देंगी। ठीक है, यहाँ तक कि अभी हम लोगों ने इसको रेजिस्टर को चेक कर लिया, रेजिस्टिव को। अब क्या होगा कि अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये फैक्टर आ रहा है तो इम्पीडेंस क्या होती है, इम्पीडेंस हमारे पास उस पूरे सर्किट के अंदर आने वाली तमाम रेजिस्टेंसेस का सम होता है। यहाँ पे पहले एक्स एल भी आ रहा था, एक्स सी भी आ रहा था और आर भी आ रहा था। अब ऑटोमेटिकली दो फैक्टर तो खत्म हो गए। इम्पीडेंस क्या हो गई, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करिए आर पे, इम्पीडेंस कम हो गई। इम्पीडेंस कम हुई और डिपेंड किस पे करिए, आर पे, तो आर के लिए जो हमारे पास वोल्टेज और करंट है वो बिल्कुल इन फेज होते हैं, इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, यानी कि एंगल 0 डिग्री। और अगर हम इसका पावर फैक्टर निकालना चाहें, पावर फैक्टर किसके बराबर होता है, वी आई कॉस थीटा के।
तो ये हमारे पास वी आई चूंकि इन फेज है तो कॉस थीटा मीन्स कॉस 0 डिग्री और कॉस 0 मैक्सिमम आंसर शो करता है 1। इट मीन्स योर पावर विल बी मैक्सिमम एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि इम्पिडेंस सारी की सारी आपकी रेजिस्टिव की हो जाएगी। तो ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। अब हम बाकी 3 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी क्या जाती है कि इम्पिडेंस ऑफ सर्किट मिनिमम है एफ आर पे, क्योंकि सारी की सारी आर पे डिपेंड कर रही है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर माइनस एक्स सी स्क्वायर, जो कि आपस में बराबर है, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। इट मीन्स ये आंसर हमें मिल गया 0। जब ये 0 मिला तो z इक्वल्स टू आर स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट इससे कैंसिल होगा तो z सारा का सारा इम्पिडेंस किसके बराबर हो जाएगा? r के बराबर। तो पहले ये r प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी इन सब के बराबर आ रहा था और उनका भी स्क्वायर था, स्क्वायर रूट था। लेकिन अब सारी की सारी इम्पिडेंस जो है वो r पे डिपेंड कर रही है। सो द वैल्यू विल बी मिनिमम ऑफ इम्पिडेंस एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। थर्ड पॉइंट पे अगर हम मूव करें, हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ले रहे हैं, लेकिन उसकी जो पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, वो बिल्कुल कांस्टेंट है। किस तरह से कि हमारे पास अगर ये वोल्टेजेस का यूं ग्राफ आ रहा है तो यहाँ पे भी ये वी नोट उतना है, यहाँ पे भी वी नोट उतना है। तो अगर ये कांस्टेंट है उस केस में हमारे पास मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। किस तरह से कि आई नोट, अगर हम लोग ओहम्स लॉ से देखें तो ये आई किसके बराबर होता है? वी ओवर आर के। वी और आई का डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। अगर ये वी नॉट जो है हमारे पास कांस्टेंट है तो जैसे जैसे हम लोग इम्पिडेंस की बात कर रहे हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे आर कम होता जा रहा है। आर कम होने का मतलब है कि आई नॉट मैक्सिमम होगा। इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं कि ये हमारे पास है जी फ्रीक्वेंसी और ये हमारे पास है करंट, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी और करंट हमारे पास 2 चीजें मौजूद हैं। हम क्या कह रहे हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होना शुरू हुई। लेट सपोज यहाँ पे हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि बिल्कुल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे आ गया, अभी हम कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी में चेंज आना शुरू हुआ है। तो जब फ्रीक्वेंसी कोई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नहीं थी तब कोई ना कोई इम्पिडेंस हमारी मौजूद थी, तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता करंट इंक्रीज करता गया। लेकिन जब हमारी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बन गई तो सारी की सारी इम्पिडेंस जो है वो रेजिस्टर आर पे चली गई, बराबर हो गई। आर कम होने का मतलब है कि आई नोट मैक्सिमम होगा, सो इट विल शो अ मैक्सिमम करंट आई नोट। और किस पे? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। लेकिन उसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज आना शुरू हो जाता है और आर में तब्दीली आती है, इम्पिडेंस आना शुरू हो जाती है, तो उसके बाद ये ग्राफ डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उस पर आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू शो करता है। हमारा लास्ट पॉइंट क्या है कि एट रेजोनेंस जो वी एल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टिव एंड वी सी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस शुड बी लार्जर देन, कैन बी लार्जर देन सोर्स वोल्टेज, ठीक है। सोर्स वोल्टेज हमारे पास ये है, इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि हमारे पास हर चीज की अपनी एक इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद है। यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है और बैटरी से निकल के रेजिस्टेंस आर पे गया, यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ, इंडक्टर पे वोल्टेज ड्रॉप हुआ, कैपेसिटर पे वोल्टेज ड्रॉप हुआ। तो कहा ये गया है कि अगर हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करें तो आर की तो हमारे पास इम्पिडेंस बराबर आ गई ना, तो मीन्स कि हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो चुके हैं जिसकी वजह से वैल्यू सिर्फ आर पे डिपेंड कर रही है, वो इंडक्टर और कैपेसिटर के अलोंग हो सकता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में वोल्टेज ड्रॉप हो जाए एज कम्पेयर टू द वोल्टेज सोर्स। सो ये थी हमारी 5 की 5 प्रॉपर्टीज जिसमें हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को बताया कि किस तरह ये हर पॉइंट पे अपनी वैल्यूज को शो करेगी। तो हम अपना लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए टॉप राइट कॉर्नर पे क्लिक करें। सॉल्व क्वेश्चन देखने के लिए बॉटम राइट कॉर्नर पे क्लिक करें। हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक को जरूर क्लिक करें।